हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। और हम आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में। वैसे तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि मौलिक अधिकार मेन मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार हैं, इन सब के बारे में पढ़े। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि आगे पढ़ते हैं। नंबर 1, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह नागरिक विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद कंपनियां हों। सेकंड पॉइंट, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। थर्ड पॉइंट, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वह असंवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। नंबर 4, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। नंबर 5, ये न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इसका उल्लंघन होता है। नंबर 6, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। नंबर 7 है 7 पॉइंट, ये अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित किया गया है। नंबर 9, अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का
विधिमानीकरण नई सूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 31 गा कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि। नंबर 10 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद भी प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33.11 ऐसे इलाकों में भी इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। नंबर 12 इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 राज्य की भाषा मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। तो मित्रों, दोस्तों, हम इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।